ममता को काम करने का शौक था। वो खुद के पैसे कमाना चाहती थी। ममता को काम करने का शौक था। वो खुद के पैसे कमाना चाहती थी, जिसके लिए वो कभी कोई काम करती तो कभी कोई। एक बार, अरे ममता, क्यों इतनी मेहनत करती हो? परेशान नहीं होती हो तुम? अरे काहे परेशान होना, सारा दिन घर में करना ही क्या है। खुद के पैसे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन घर भी तो देखना जरूरी है ना ममता। वो क्या है ना, मैं तुम्हें काम करने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लीज ये समझो कि घर में तुम्हारा योगदान कितना जरूरी है। चलो, मुझे देर हो रही है, फिर बाद में बात करते हैं। पति ऑफिस चला जाता है और बीवी रह जाती है परेशान। क्या है लाइफ, शादी से पहले माँ पापा ने कमाने नहीं दिया और अब पति। कैसी किस्मत है मेरी। पूजा से बात करती हूँ, वो कैसे मैनेज करती है काम के साथ घर। ममता अपनी बचपन की सहेली पूजा को फोन करती है, जो दूसरे शहर में रहा करती थी। पूजा यार, मेरे पति ने तो काम करने से ही मना कर दिया है। मना कर दिया? क्यों भाई, उसे एक्स्ट्रा इनकम अच्छी नहीं लगती है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। वैसे वो बोल रहे थे कि घर से रहकर ही काम करो। अब तू ही बताना, बिना घर से बाहर निकले कैसे पैसे कमाए? तू खाना पैक करने का काम क्यों नहीं करती, या घर में डे केयर खोल ले? क्या है ना, घर पर ही रहेगी और पैसे भी मिलते रहेंगे। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगले दिन ममता ने सोसाइटी के गेट पर अपना पर्चा चिपका दिया, जिसमें लिखा था, यहाँ घर का खाना मिलता है, साफ सुथरा, कम रेट पर, और बच्चों का डे केयर भी उपलब्ध है। ममता पर्चा चिपकाकर अभी घर पहुंची होती है कि फोन बजता है। अय्या, आम होती साउथ इंडियन, घर का खाना मिलेगा क्या? साउथ का रसम राइस या कर्ड राइस? नहीं, मैं तो उत्तर भारत की हूँ, लेकिन YouTube से देखकर बना सकती हूँ। आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए ना। अरे नहीं, हमका तो सिर्फ साउथ इंडियन फैमिली मांगता। वो क्या है ना, हमको खाना और बच्चा दोनों रखना है, आपका डे केयर भी होती ना। हाँ, लेकिन आप परेशान ना हो, हम लोगों के घर बच्चा बहुत ही सेफ रहेगा। अरे नहीं जी, वो हमको अपना कल्चर भी तो दिखाना है ना। वो क्या है ना, मैं और ये ऑफिस में होती तो बच्चा कम से कम साउथ इंडियन फैमिली से होना चाहिए ना। खैर, ऐसे ही कोई पंजाबी तो कोई मारवाड़ी फैमिली का फोन आता है और सब एक ही तरह की बात करते हैं। हाथ आए काम को सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए हाथ से जाता देख ममता एक आइडिया लगाती है। अब तो आ जाओ कोई भी, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि मेरा काम बढ़ता ही जाएगा। अगले रोज ममता पति से कहती है, क्यों जी, आप कहते हैं ना मैं घर में ही रहूं, तो ठीक है, मैं घर से ही खाना और बच्चों की देखरेख का काम शुरू कर रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छी बात है, देख लो कर सको तो। पति की हाँ सुनते ही ममता मार्केट जाती है और ढेर सारा सामान ले आती है। फिर ममता फोन पर कहती है, अय्या, साउथ इंडियन मांगता जी, हम साउथ इंडियन। दूसरे फोन पर, हाँ जी, अस्सी पंजाबी ही हैंगे, पंजाब दा स्वाद त्वाड़ी प्लेट च परोसेंगे। फिर, अहो मी मराठीच की, मला येते ना मराठी जेवण। अब औरतें घर आती हैं और ममता उनके राज्य के कपड़े पहनकर उनसे मिलती। हाय रे, महालक्ष्मी अय्यर जी आ रही हैं, जल्दी से साउथ इंडियन बन जाओ। हेलो मैडम, कल का खाना बहुत अच्छा बनाई, मेरा बेटा भी आपके घर में बहुत खुश। लेकिन क्या है ना, मैं साउथ इंडिया से, लेकिन मेरे पापा का काम यहाँ होता तो बचपन से यही होती मैं। नो इश्यू, कल का खाना भी बना देना। हेलो एडवांस, मैं बेटा को लेकर अब जाती, कल वापस आती। फिर ममता सोचती है, अरे अब तो करणप्रीत कौर आने वाली है, उसका बच्चा तो अभी सो रहा है, चलो जल्दी से पहले मैं तैयार हो जाऊं। ममता जल्दी से पंजाबी रूप बनाती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मैडम, क्या खाना था, वाह जी वाह, सच में मजा आ गया। मेरे पति ने तो दसा है कि मैं आपसे पंजाबी खाना बनाना सीख लूं।
क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे आपका पुत्र तो सो रहा है, मैं अभी जगा कर लाती हूँ। एक बात दसू, और मान गए जी आपको। कल मेरे लिए कोई अच्छा पंजाबी खाना बना लेना, कल भी आऊंगी मैं। ये लो एडवांस। बस अब क्या था, ममता सारा दिन लोगों के बच्चे देखती, उनके लिए खाना बनाती और उनके रंग में रंग जाती जब वो बच्चों को यह खाना लेने आते। क्या बात है ममता, आजकल बड़ा मेकअप करने लगी हो। हाँ, वो क्या है ना, काम ही ऐसा है। अरे खाना बनाने और बच्चों की देखरेख के लिए कौन मेकअप करता है। पर चलो ठीक है, मेकअप करना तो हर औरत का शौक होता ही है। ममता का खेल बराबर चल रहा था, लेकिन एक दिन, अरे मैडम, कल तो मेरे पुत्र ने हद कर दी जी। ममता डर जाती है, क्या किया होगा इसके बेटे ने। अरे उसके दादा दादी को बोलता है वड़कम वड़कम। अरे ये तो हम में से कोई नहीं बोलता जी। हैं? वड़कम क्या होता है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, पर मैं देखती हूँ, कल से मैं ध्यान दूंगी, ठीक है। हाँ जी हाँ, जरा अच्छे से ध्यान देना, ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा पंजाबी से साउथ इंडियन बन जाए। बात तो मजाक में आई गई हो जाती है, लेकिन एक दिन हद हो जाती है। अरे मैडम, व्हाट इज अ बल्ले बल्ले? बल्ले बल्ले इज अ पंजाबी वर्ड, मैंने गाने में सुनती। आओ कम माई चाइल्ड लर्न दिस वर्ड। ना 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 ना, मैं कहीं और जाती बच्ची को लेकर, वो गलत भाषा सीख रहा है ना। तभी महालक्ष्मी अय्यर का बच्चा आ जाता है। तुम्हारी माँ। वो आगे बोलने ही जाता है कि ममता, नो नो बेटा, प्लीज शांत हो जाओ, इट्स नॉट अ गुड लैंग्वेज। ओके आंटी, मैं अब नहीं बोलूंगा। देखिए, आपका बेटा मुझे कितना मानता है, मेरे एक बार कहने पर ही मान गया। अय्या, मुझे ना दाल में कुछ काला दिखता, आपका ये गजरा नकली। माँ पर आंटी असली। आई लव आंटी। ये बोलकर बच्चा ममता से चिपक जाता है। देखिए बच्चा कितना मानता है। और फिर आपको मेरे हाथ का साउथ इंडियन खाना कितना पसंद है ना। तभी वहां जोर जोर से चिल्लाती करणप्रीत कौर आ जाती है। अरे मैडम सुनो जी। सामने साउथ इंडियन की गेटअप में ममता को देखकर वो हैरान रह जाती है। आप कैसे, आपको तो शाम को आना था ना। अरे तुसी साउथ इंडियन हो, मुझे तो पंजाबी दस्सा। और ये क्या पहना है, कहीं बल्ले बल्ले करने जा रही हो क्या? बल्ले बल्ले? अय्या, तो ये माजरा है, यहाँ तुम्हारा भी बेटा है। हाँ जी हैगा ना। बल्ले बल्ले परम, आ बेटा देख आंटी क्या बोल रही है। दोनों के बच्चे गले में हाथ डालकर आते हैं। माँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे साथ रहता है तो मुझे आपकी कमी नहीं लगती। तभी महालक्ष्मी अय्यर का बेटा बोलता है, माँ, आंटी बहुत अच्छी, मेरा फेवरेट रसम राइस वो आपसे भी अच्छे बनाती। माँ, हम तो यहीं रहेंगे, आप लोग आंटी को बोलो कि हमें यहाँ रहने दे। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर कहती हैं, ठीक है मैडम, हम लोगों को समझ में आ गया कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ विविधता इतनी है कि हम किसी एक कल्चर को ही सही नहीं बोल सकते। अय्यो, और अब आपको ना इतने कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। आपका काम के प्रति डेडिकेशन इतना है कि हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ममता खुश हो जाती है और उसका काम घर से ही बहुत अच्छा चल पड़ता है। अब दुनिया में हर इंसान के अपने अपने शौक होते हैं, वैसे ही यशोदा देवी का भी अपना एक शौक है ऑनलाइन चीज़ें खरीदने का। अब चाहे उसे उस सामान की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन अगर उसे वो खरीदना है तो वो उसे खरीद कर ही रहेंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन यशोदा अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करने से कभी नहीं रुकेगी। अरे आओ आओ सुमित्रा, आओ, बड़े दिनों बाद आई। आज घर में क्या खत्म हो गया, चीनी या चाय पत्ती? अरे नहीं यशोदा बहन, खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ, बस तुमसे मिले बहुत दिन हो गए थे तो सोचा आज तुमसे मिलती चलूं। अच्छा तू बैठ ना, तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। यशोदा सुमित्रा के लिए चाय बनाने जाती है, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। लगता है मेरा पार्सल आ गया। वो अपना पार्सल लेकर अंदर आती है। अरे ये क्या मंगा लिया तुमने यशोदा?
तुम्हारे घर तो आए दिन ये डिलीवरी वाला आता रहता है। इतना सामान कौन मंगाता है तुम्हारे घर में? इतना सामान मतलब कितना सामान? अरे कभी कभी तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, उसमें भी ना तू नज़र लगा दे। अरे मैं भला क्यों नज़र लगाऊंगी, पर दिखा तो सही तूने मंगाया क्या है। ये देख, मैंने ऑनलाइन में ना साड़ी देखी थी, डिस्काउंट पर मिल रही थी तो मंगा ली। इसके साथ ये मैचिंग के जूते भी मंगा लिए। अब साड़ी के साथ बुढ़ापे में सैंडल तो पहन नहीं सकती, तो जूते ही मंगवा लिए। अच्छे लग रहे हैं ना? लेकिन ऐसे जूते तो तेरे पास पहले से ही है ना, तो दोबारा ऐसे ही जूते क्यों मंगा लिए? अरे जूते तो है, लेकिन दूसरे कलर के हैं, मुझे ना इस कलर में चाहिए थे। खैर ये सब छोड़, और भी बहुत सारी साड़ियाँ ऑनलाइन मंगाई है, अभी तुझे लाकर दिखाती हूँ। यशोदा एक पूरा ढेर भरकर साड़ियाँ लेकर आती है और उसे सुमित्रा के सामने रख देती है। बाप रे बाप, इतनी सारी साड़ियाँ! तुझे साड़ी की कोई दुकान खोलनी है क्या जो इतनी सारी साड़ियाँ खरीद रखी है? अरे ले देकर ये मुश्किल से 40-50 साड़ियाँ होगी। अब पहनने के लिए इतनी साड़ियाँ तो कम से कम चाहिए ना। वैसे भी ना मेरा बेटा अच्छी नौकरी करता है, तो मैं तो आराम से अपने लिए अच्छा अच्छा सामान खरीदती हूँ। पिछले महीने तो मैंने अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए वो ट्रेडमिल भी खरीदा था। इस पर चलकर ना मेरा वज़न भी थोड़ा कम हो गया है, देख। अरे कौन सा वज़न कम हो गया है तेरा, बल्कि मुझे तो तेरा वज़न पहले से भी बढ़ा हुआ लग रहा है। वैसे तेरा बेटा जब तक कवारा है तब तक तो ये सामान खरीद पा रही है। एक बार तेरे बेटे की शादी हो गई तो तेरी बहू तुझे कुछ खरीदने नहीं देगी। इसका उपाय ना मैंने पहले ही सोच रखा है। बहू को जब शादी करके घर में लाऊंगी तो दहेज में खूब सारे पैसे लूँगी और उन पैसों से आराम से अपना सामान खरीदूंगी। अब किसी की शादी अपने बेटे से कराऊंगी तो उसे मुफ्त में थोड़ी ना घर में आने दूंगी। वाह यशोदा, तू भी कमाल करती है। तुझे अपनी बहू से दहेज इसलिए चाहिए ताकि तू ये ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। तेरे तो क्या कहने। चल, मेरी बहू घर पर इंतज़ार कर रही होगी, चलती हूँ मैं। सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। शाम के समय यशोदा का बेटा मोहित जब घर आता है। ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए ये लड़कियां देख रखी है। तुझे इनमें से जो भी पसंद हो मुझे जल्दी से बता दे, फिर मैं तेरा रिश्ता पक्का कर दूंगी। ये गुलाबी सूट वाली लड़की ना 20 लाख का दहेज लाएगी और ये हरे सूट वाली 18 लाख। बाकी ये 3 लड़कियां भी 15-15 लाख दहेज तो लेकर ही आएंगी। क्या माँ, ये क्या तुम 15 लाख 20 लाख कर रही हो? मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, फिर तुम्हें दहेज क्यों चाहिए? अरे बेटा, तू इतना अच्छा कमाता है इसीलिए तो दहेज चाहिए। अगर किसी लड़की को तू ऐसे ही मिल गया ना तो उसे तेरी कदर नहीं होगी, इसलिए दहेज लेना तो बनता है। देखो माँ, किसी से कोई दहेज नहीं लेने वाला मैं, और ना मैं ऐसे किसी लड़की से शादी करने वाला हूँ। जिससे मुझे शादी करनी है उसके बारे में मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ, और उससे मैं कोई दहेज भी नहीं लूँगा। इसलिए ये दहेज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे ऐसे कैसे अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो? शादी भले ही अपनी मर्जी से करना, लेकिन ऐसी लड़की से करना जो घर में दहेज लेकर आए। मुझे बिना दहेज वाली बहू नहीं चाहिए। दहेज दहेज दहेज, यशोदा के दिमाग में तो दहेज वाली बहू का भूत सवार हो गया था, और मोहित भी जानता था कि उसकी माँ बिना दहेज वाली बहू को घर में लाने के लिए कभी नहीं मानेगी। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा से शादी की बात की और उसे अपने घर ले आया। ए भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि जब मेरी बहू घर में दहेज लेकर आएगी तो मैं उन पैसों से कितनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी। लेकिन तू तो मेरी मर्जी के बिना इसे शादी करके ले आया। अरे शादी तो की, लेकिन दहेज भी लेकर नहीं आई। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? इसमें भला रोने वाली क्या बात है? तुम्हें आज तक मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मना किया है कभी, जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो अभी भी वैसे ही करना जैसे पहले करती थी, है ना मनीषा? हाँ, क्यों नहीं माँ जी। भले ही मैं शादी में मैं कोई दहेज लेकर नहीं आई, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ खरीदना हो तो बस एक बार कह देना, आपके सामने वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। और नहीं तो क्या माँ, पहले घर में सिर्फ तुम्हारा बेटा कमाता था, लेकिन अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारी बहू भी कमाती है, तो तुम्हारा जो मन हो तुम वो खरीदना। उन दोनों की बात सुनकर यशोदा अपने आंसू पोंछती है। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। कुछ दिन बाद सुबह सुबह, चलो अच्छा है, ये सामान सुबह सुबह आ गया। इस डिनर सेट को जाकर किचन में रख देती हूँ। आज शाम को सब लोग इसी में खाना खाएंगे। शाम के समय, अरे किचन में ये नया डिनर सेट कहाँ से आ गया? अभी पिछले हफ्ते ही तो मम्मी जी ने एक डिनर सेट मंगाया था, वो कहाँ चला गया? मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। मनीषा यशोदा के पास जाती है।
अरे मम्मी जी, किचन में वो जो डिनर सेट आपने पिछले हफ्ते निकाला था वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। और किचन में एक नया डिनर सेट भी रखा हुआ है। आपने किसी को गिफ्ट करने के लिए मंगाया है क्या? अरे मैं क्यों किसी को गिफ्ट करने के लिए डिनर सेट मंगाऊंगी? वो तो कल मैं ऑनलाइन कपड़े देख रही थी ना, तो ये डिनर सेट सामने आ गया। डिस्काउंट पर था, मुझे अच्छा भी लगा तो मंगा लिया। है? लेकिन मम्मी जी, अभी तो घर पर नया डिनर सेट है, मैं इसे रख देती हूँ। अरे नहीं 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 बहू, वो वाला डिनर सेट तो मैंने पैक करके रख दिया। एक हफ्ते तक उसके अंदर खाना खा खा कर मैं तो बोर हो गई, इसलिए आज ना तू इसी नए डिनर सेट में सबको खाना परोसना। क्या? हाँ बहू, चल जल्दी जा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। जी। अच्छा सुन बहू, मुझे ना ऑनलाइन थोड़ा घर का सामान मंगाना है, तो मुझे पैसे दे दे। कल डिलीवरी वाला आएगा तो उसे दे दूंगी। मेरे पास कैश तो है नहीं मम्मी जी, लेकिन जब सामान आएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगी, आप ऑर्डर कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, तू तो पूरा दिन ऑफिस में रहती है। अब कहीं उस टाइम वो आ गया तो मैं कहाँ तुझे ऑफिस में फ़ोन करूँगी। तो एक काम कर, मुझे अपना डेबिट कार्ड दे दे, मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आती हूँ। मनीषा यशोदा को अपना डेबिट कार्ड लाकर दे देती है। अरे मंगाने को तो मैं मोहित के क्रेडिट कार्ड से भी सामान मंगा लेती, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड की ना लिमिट ख़त्म हो गई है और वो भी घर पर भी नहीं है, इसलिए मैंने तेरा डेबिट कार्ड ले लिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, खाना रेडी है, चलिए ना खा लेते हैं। खाना पीना खाकर यशोदा फिर से अपने कमरे में ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए बैठ जाती है। ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, चलो इसे ही ऑर्डर कर लेती हूँ। हो गई ये भी ऑर्डर, अब सो जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यशोदा देवी ने फिर से अपने लिए कोई साड़ी, जूते या फिर घर का कोई छोटा मोटा सामान ऑर्डर किया होगा, लेकिन नहीं जी, इस बार तो यशोदा देवी ने सीधा एक डिश वॉशर और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही ऑर्डर कर दी। अगले दिन जब मनीषा के पास ऑफिस में पेमेंट का मैसेज गया तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे क्या च कर रही है, क्या हो गया? 40,000! अरे मम्मी जी ने ऐसा क्या मंगा लिया कि सीधे मेरे अकाउंट से 40,000 की पेमेंट हो गई। क्या 40,000 की शॉपिंग? इतनी शॉपिंग तो कभी हमने भी नहीं की। ऐसा तेरी सासू माँ ने क्या खरीद लिया? अब वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। मनीषा घर जाती है और अपनी सासू माँ से इस बारे में पूछने वाली होती है कि तभी मोहित भी घर आ जाता है। हॉल में वो ब्रांड न्यू डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन देखकर चौंक जाता है। अरे घर में ये डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन किसने मंगा लिया? घर पर वॉशिंग मशीन तो पहले से ही थी और बर्तन धोने के लिए तो काम वाली आती है, फिर तुमने ये नया सामान क्यों मंगा लिया मनीषा? ये सामान मैंने नहीं बल्कि मम्मी जी ने मंगवाया है, और ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी ने ये सामान क्यों मंगवाया है। हाँ माँ, घर में ये सब मंगाने की ज़रूरत क्या थी? अभी पिछले साल ही तो हमने नई वॉशिंग मशीन ली थी, और घर में डिश वॉशर होगा तो काम वाली घर में आकर क्या करेगी? हाँ बेटा, इसीलिए ना मैंने काम वाली को काम से हटा दिया। वैसे भी वो बर्तन ठीक से साफ़ नहीं करती थी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू जॉब से आकर बर्तन धोए, तो मैंने ना ये डिश वॉशर खरीद लिया। और वॉशिंग मशीन जो हमारे पास थी ना, वो ऑटोमेटिक नहीं थी, इसलिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो मंगानी थी तो मंगा ली। यशोदा देवी की बात सुनकर अब वो दोनों बेचारे कहे तो क्या कहे वो तो एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं। इसी तरह आए दिन यशोदा देवी कुछ न कुछ मंगाती रहती, जिससे धीरे धीरे उसकी बहू भी परेशान होने लगी थी। लेकिन मोहित की वजह से उसने कभी अपनी सास को कुछ नहीं कहा। तभी एक दिन, अच्छा सुनो मनीषा, आज मेरे कुछ दोस्त डिनर पर आ रहे हैं। हमारी एनिवर्सरी की पार्टी पेंडिंग थी ना, तो उन्होंने कहा कि आज वो हमारे घर पर ही आकर डिनर करेंगे, तो तुम सबके लिए अपना स्पेशल वाला खाना बना लेना। ओके। मनीषा सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है। जैसे ही यशोदा देवी को इस बारे में पता चलता है कि मोहित के दोस्त डिनर पर आ रहे हैं, तो वो भी ऑनलाइन अलग अलग तरीके की डिशेस ऑर्डर कर देती है। अरे भाभी जी, इतना सारा खाना, हमारे लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? आपने तो हमारे लिए पूरे 56 भोग बना दिए। इतना खाना तो हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। अरे नहीं बेटा, बहू ने तो तुम्हारे लिए मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, पुलाव, रायता, लच्छा पराठा और सेवैयाँ बनाई है। ये बाकी का खाना तो मैंने तुम लोगों के लिए ऑर्डर किया है। तुम लोग इतने टाइम के बाद घर पर आए हो, अच्छे से खाओ। हाँ अच्छा, बिल्कुल आंटी, अच्छे से खाएंगे। आप भी खाइए। हाँ बेटा। अच्छा मोहित बेटा, तुम मुझे ना 3,000 रुपये दे दे। मैंने कुछ सामान मंगवाया है जो कल आ जाएगा। मैं तुझसे पैसे लेने भूल जाऊँगी, अभी दे देना। हाँ हाँ माँ, बस अभी खाना खाकर देता हूँ। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद
बेटा मेरा खाना तो हो गया, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, तुम लोग आराम से बैठकर खाओ, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ। जैसे ही यशोदा देवी वहाँ से जाती है कि मोहित का दोस्त समीर उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि अब तक आंटी ने ये ऑनलाइन शॉपिंग की आदत छोड़ दी होगी, लेकिन उनकी आदत तो अभी भी वैसी की वैसी है। वैसे एक बात कहूँ मोहित, हम लोगों ने एक साथ ही जॉब करना शुरू किया था और तुम्हारी सैलरी तो हमसे भी ज़्यादा है। इतने सालों में हमने सेविंग करके अपनी गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारी माँ उनकी शॉपिंग पर इतना खर्च करती है, उसी वजह से ना तुम लोग आज तक अपनी कार भी नहीं खरीद पाए। हाँ यार, हम जब भी तुम्हारे घर आते हैं या तुम्हारे घर के पर्दे या घर के सोफे हर बार बदले हुए मिलते हैं, और इस बार तो तुम्हारा डाइनिंग टेबल भी बदला हुआ है। अगर तुम्हारी माँ इसी तरह तुम्हारे पैसों को खर्च करती रहेगी तो तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। बुरा मत मानना मोहित, लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही फिजूल खर्ची है। हम समझते हैं तुम अपनी माँ को कभी कुछ खरीदने से मना नहीं करते, उनकी खुशी चाहती हो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। तुम्हें अपनी और मनीषा के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। अरे यार, ये सब तुम क्या सोचने लग गए? और हम दोनों अपने बारे में भी बहुत सोचते हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और बात रही गाड़ी की, तो आज नहीं तो कल खरीद लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। माँ घर में जो कुछ भी मंगाती है उसका इस्तेमाल हम सब तो करते हैं, ये कोई फिजूल खर्ची नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल को जब तुम्हारी माँ की फिजूल खर्ची की आदत से तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं रहेगी ना, तब जाकर तुम्हें हमारी बातें समझ में आएंगी। खैर, बाकी तुम्हारी लाइफ है, डिसीजंस तुम्हारे हैं। मनीषा को भी उन सब की बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है, लेकिन उन सब के सामने वो मोहित को कुछ कहती नहीं। पर उन सब के जाने के बाद, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह मुंह फुलाकर बैठी हो? मैं मुंह फुलाकर नहीं बैठी हूँ मोहित, लेकिन आज तुम्हारे दोस्तों ने जो सब कहा ना, वो कहीं ना कहीं ठीक ही था। देखो, मेरे लिए जैसी मेरी माँ है वैसी ही तुम्हारी भी माँ है। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि आज तक मैंने कभी मम्मी जी को उनकी पसंद की कोई चीज़ लेने से मना नहीं किया। उन्होंने जिस चीज़ पर हाथ रखा वो चीज़ हमने उनके लिए ले ली। पर घर में सब चीज़ होते हुए भी बार बार उन चीज़ों को मंगा कर फिजूल खर्ची करना, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी तो सेविंग्स करनी चाहिए। मम्मी जी कभी तो इस बारे में थोड़ा सोचे। देखो मनीषा, हम दोनों की जॉब बहुत अच्छी है और हम दोनों हर महीने इतनी सेविंग तो कर ही लेते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आ सके। और बात रही माँ की, तो उन्होंने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। हमेशा से ही उन्होंने कभी मेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। तो अब पापा के चले जाने के बाद मैं उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? जिस माँ ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो मुझे भी उसे किसी चीज़ के लिए रोकने का हक नहीं है। क्या सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चों के शौक पूरा कर सकते हैं? क्या उनके बच्चे बड़े होने के बाद उनके शौक को पूरा नहीं कर सकते? इस बात का अब मैं क्या ही जवाब दूँ। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं कहूँगी। यशोदा देवी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन अपने बेटे बहू की बातें सुनने के बाद उसके कलेजे को कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचती है कि वो दोनों उसकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं। अगले दिन, मोहित बेटा, बहू ज़रा यहाँ पर तो आना। माँ इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुला रही है? अभी तक मैं ऑफिस के लिए रेडी भी नहीं हुआ। रेडी तो मैं भी नहीं हुई, पर चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। दोनों हॉल में जाते हैं। तुमने बुलाया माँ, क्या हुआ? बेटा, आज तक तुम दोनों ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने जिस चीज़ पर एक बार हाथ लगा दिया वो चीज़ तुम दोनों ने लाकर मेरे सामने रख दी। आज के समय में मुझे तुम दोनों जैसे बहू बेटे मिले, इसके लिए तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अरे माँ, ये सब क्या कह रही हो तुम? ये तो हमारा फ़र्ज़ है। अब तुम दोनों ने अपना फ़र्ज़ बहुत निभा लिया, अब मेरी बारी है। अब थोड़ा सा फ़र्ज़ मुझे भी निभाने दो। हम कुछ समझे नहीं मम्मी जी। बेटा, मैं हमेशा तुम दोनों की कमाई से इतना खुल के खर्च इसलिए कर पाई क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत संपत्ति है। बचपन से ही मैंने कभी मोहित को ये नहीं बताया कि गांव में हमारी कितनी ज़मीन जायदाद है। अक्सर जब लोगों को पहले ही पता चल जाता है तो वो अपनी कामयाबी के लिए संघर्ष करना ही छोड़ देते हैं। बस इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। लेकिन अब जब तुम दोनों ही कामयाब हो चुके हो तो मैं ये सब कुछ तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। बहू, अपने गांव वाला बड़ा घर मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है और बाकी गांव की सारी ज़मीन बेटा तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारे पापा जब बीमार हो गए थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए बैंक में ये फिक्स डिपॉजिट करवाया था। ये उसके पेपर्स है। आज तक मैं हमेशा अपने लिए बहुत कुछ खरीदती आई, लेकिन आज बारी तुम्हें कुछ देने की है। बाहर चलो।
यशोदा जैसे ही बाहर लेकर जाती है तो घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी देखकर उन दोनों की आंखें भर आती हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज माँ? दोनों का दिल इतना भर आता है कि वो यशोदा को कुछ भी नहीं कह पाते और सीधे जाकर उसके गले से लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मनीषा के दिल में जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां थी आज वो भी खत्म हो जाती है और वो आज अपनी सास को अच्छी तरह समझ पाती है। नैना वो देख बाहर, शर्मा जी की पत्नी कैसे उन्हें सुना रही है। क्या कह रही हो मम्मी जी? हाँ आके तो देख। नैना सब्जी काटती हुई रसोई से बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और देखकर कहती है, मम्मी जी अगर इस तरह हमारे घर में हो तो हमारे घर के मर्द तो हमें घर से बाहर ही निकाल दे। अरे बेटा बाहर क्या निकालेंगे, इस तरह से बोलने की हिम्मत कभी हो पाएगी क्या तेरी? बोलने से पहले ही जुबान खींच लेंगे ये। वही तो मम्मी जी, मैं तो आपके बेटे के सामने एक शब्द भी 10 बार सोच कर बोलती हूँ। ये शर्मा आंटी अपने पति को कैसे इतना कुछ बोल रही है? इतने में ही राकेश अपनी कड़क आवाज में कहता है, खाना नहीं बनाना क्या आज? दोनों फ्री होकर बालकनी में लटक रही हो? लगता है काफी फ्री टाइम मिल गया है दोनों को। काम वाली ये सारा काम कर देती है तो दोनों सास बहू बैठी चुगलियां करती रहती है। अंकुश कल से काम वाले को हटा देना। चुगली करने और बालकनी में खड़े रहने से अच्छा है कि दोनों काम करेगी, घर के पैसे भी बचेंगे और इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। राकेश की आवाज सुनकर दोनों सास बहू के तोते उड़ जाते हैं। दोनों बालकनी से अंदर आकर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। फिर धीरे से अंजना कहती है, काम वाले को हटाने की क्या ज़रूरत है? वो बहू नाश्ता बना रही थी और मेरी आंखों में कुछ चला गया था तो रोशनी में निकाल रही थी। बहू तू रसोई में जा, इन दोनों को दुकान भी जाना है ना। बस 10 मिनट में खाना लगा रही हूँ। नैना रसोई में चली जाती है और अंजना फिर से राकेश से कहती है, जी आप मेरी बात सुन रहे हो ना? काम वाली को हटा देंगे तो कैसे चलेगा? इन बूढ़ी हड्डियों में अब जान ही कहाँ बची है। और नैना है जो बेचारी दिन भर रसोई में लगी रहती है। ठीक है नहीं हटाऊंगा, लेकिन दोनों सास बहू अब मुझे बालकनी में खड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। अंजना खुश होकर रसोई में जाकर नैना से कहती है, अरे बहू बहुत मुश्किल से तेरे ससुर जी को काम वाली ना हटाने के लिए मनाया है। अब तू दोनों बाप बेटे के सामने बाहर मत खड़ी होना। हाँ मम्मी जी, पता नहीं दोनों बाप बेटे कैसे हैं, एक जरा हमारे मन का होने नहीं देते। अरे छोड़ना बहू, अब जैसे भी है इन्हें हमें ही झेलना होगा। नैना और अंजना मिलकर नाश्ता लगाती हैं और नाश्ता परोसते वक्त नैना का घूंघट सरक जाता है। नैना घूंघट ठीक करती है तभी राकेश कहता है, आजकल की लड़कियों से एक पल्लू नहीं संभलता तो घर क्या संभालेगी? ऐसा नहीं है जी, बहू की उम्र ही क्या है, 20 साल की तो है अभी। तुम्हारी शादी तो 15 साल में हो गई थी। बहू का पक्ष लेना बंद करो। नैना एक हाथ से अपना पल्लू और दूसरे हाथ से खाना परोसती है। नाश्ता करके राकेश और अंकुश दुकान चले जाते हैं। दुकान जाने के बाद भी मजाल है कि नैना और अंजना राकेश की मर्जी के बिना कहीं जाकर आ जाए। एक रोज नैना अंजना से कहती है, मम्मी जी बहुत दिनों से पानी पूरी नहीं खाई है, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने को। अरे तो घर में बना ले। मम्मी जी घर में वो स्वाद नहीं आता, बाहर चलते ना, पापा जी और आपका बेटा तो दुकान में है ना। अरे इनको पता चल गया कि हम दोनों बाहर गई हैं तो हमारी खैर नहीं। अरे कुछ नहीं पता चलेगा, आप चलो ना मेरे साथ, हम दोनों हर शाम बाजार होकर आएंगे, कम से कम कुछ पल तो अपने हिसाब से जिएंगे। अब ज्यादा मत सोचिए, चलिए ना मम्मी जी। ठीक है तू कहती है तो चलती हूँ। नैना अंजना के साथ शाम के वक्त किसी को भी बिना बताए घूमने चली जाती है। दोनों साथ में अच्छे से खाती पीती हैं और मजे करती है। फिर दोनों घर आ जाती हैं। घर आकर नैना अंजना से कहती है, मम्मी जी आप ना बेकार में इतना डर रही थी, कुछ हुआ क्या? नहीं ना? अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आज किसी ने देखा नहीं हमें, बाहर देख लेता तो हम दोनों जाते काम से। अरे मम्मी जी किसको इतना समय है कि हम दोनों को देखेगा, आप रिलैक्स रहो, आज की तरह अब तो हम दोनों रोज जाएंगे शाम को। अंजना भी बहुत दिन के बाद खुश होती है। हमारे यहाँ जहाँ हर घरों में औरतों की चलती है, वहीं अंजना के घर में उसकी या किसी भी औरत की नहीं चलकर बस घर के मर्दों की ही चलती है। आज तो किसी तरह दोनों सास बहू बच जाती हैं, लेकिन अब दोनों रोज शाम को घूमने निकल जाती है। एक रोज जब शाम को नैना और अंजना पानीपुरी के ठेले पर होती है, तभी वहां पर राकेश और अंकुश भी आ जाते हैं। दोनों को देखकर नैना और अंजना के होश उड़ जाते हैं और दोनों चुप्पी साध लेती है। तभी पानीपुरी वाला कहता है,
मैडम आप दोनों खा क्यों नहीं रही है? पूड़ियाँ गल रही है। तभी हिचकते हुए धीरे से अंजना कहती है, भैया हमारा हो गया और नहीं लेना। मैडम आप दोनों ने खाया ही कहाँ है? जब आई हो तो खा लो। खाना नहीं था तो तुम दोनों को आना नहीं चाहिए था। नैना और अंजना डर डर कर खाती हैं। नैना का पुचका सरक जाता है। राकेश की आंखें देखकर दोनों सास बहू का खून सूखने लगता है। चलिए, अगर दोनों का खाना खत्म हो गया है तो घर चले। अंकुश, पैसे देकर गाड़ी में आ जा। चारों घर के लिए निकलते हैं। माँ, आज तक तुम कभी इस घर से इस तरह नहीं निकली। यह सब नैना ने ही तुम्हें सिखाया होगा। हमारी इज्जत की फिक्र नहीं है आप दोनों को। बिना गाड़ी के इस तरह घूम रही थी मार्केट में, वो भी इस बारिश के मौसम में। पैर फिसल जाता तो। नाना, तुम में एक जरा बुद्धि नहीं है। नैना ने कुछ नहीं किया है बेटा। अंकुश, घर चल, बातें वहीं होगी। सब चुप्पी साध लेते हैं। घर जाकर राकेश अंजना से कहता है, तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। राकेश बिना खाए पिए ही सो गया। अगले दिन राकेश खुद घर पर ही रुक जाता है और अंकुश को दुकान भेज देता है। मैंने थोड़ी छूट क्या दी थी तुम दोनों को? खुद को घर की मालकिन समझने लगी। तभी नैना के मायके से उसका भाई आता है। अपने भाई को देखकर नैना की खुशी उसकी आंखों में चमकने लगती है। भाई, तुम आए और मुझे बताया भी नहीं। वो दीदी, मैं यहाँ ऑफिस के काम से आ रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम जाओगी ना तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चल लेना, अभी तो मुझे जाने दो। नैना अंजना से कहती है, मम्मी जी, मैं शाम को अपने भाई के साथ मायके चली जाऊं? बहू, इस घर में मेरी कहाँ चलती है। तो अंकुश से ही पूछना, नहीं तो वो बेकार में ही तेरे भाई को इतना सुना देगा। आप सही बोल रही हो। नैना अंकुश को फ़ोन लगाकर कहती है, अंकुश, क्या मैं अपने भाई के साथ मायके चली जाऊं? बहुत दिन हो गए मैं मायके नहीं गई हूँ। अरे अभी जाने की क्या जरूरत है, बाद में चली जाना। चलो अब काम करने दो। अरे जाने दीजिए ना, बहुत याद आ रही है मुझे माँ की। इतनी याद आती है तो वहीं रह जाना था, आने की जरूरत क्या थी? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे मैं वहां रह सकती हूँ? तो फिर चुपचाप से यहीं पड़ी रहो। नैना फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी जी, कब तक ऐसे ही चलेगा? हम औरतें अपना मन कब तक मार कर रहेगी? क्या सुमित देवर जी भी इन्हीं दोनों की तरह है? नहीं, मेरा सुमित तो एकदम अलग है। वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बहू, थोड़ी शांति रख। जिस तरह मैंने इतने दिन गुजारे हैं तुझे भी गुजारने होंगे। कल सुमित घर आ रहा है। मम्मी जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सांस भी लो तो पूछ के लो। भगवान करे कोई ऐसी आए इस घर में जो इस घर के नक्शे को ही बदल कर रख दे। मम्मी जी, सुमित की शादी मत करना आप, वरना उसके पीछे जो आएगी ना, उसकी किस्मत भी हमारी तरफ फूट जाएगी। अरे मैं कौन होती हूँ इस घर में कोई फैसला लेने वाली? तुम्हारे पापा जी सुमित के लिए लड़की देख ही रहा है। शाम को हर्ष वापस से नैना के घर उससे मिलने आता है और हॉल में बैठ जाता है। नैना अपने भाई को मिठाइयाँ देने के लिए जोमेटो से ऑर्डर कर देती है। जोमेटो वाला घर आकर फ़ोन करता है। नैना गेट पर उसे खोलने जाती है और मिठाई का डब्बा लेकर आती है और जैसे ही अपने भाई के हाथ में देने लगती है, राकेश कहता है, क्या है ये सब? तुमने किससे पूछकर घर में जोमेटो वालों को बुलाया? इस घर में जो आएगा मेरी मर्जी से आएगा। जिस तरह से इसे मंगवाई हो उसी तरह से वापस कर दो। मेहमान को बाहर की नहीं, घर की मिठाई आ जाएगी। जाकर गाजर का हलवा बना कर दे दो अपने भाई को। नैना बिना कुछ कहे रसोई में जाती है और गाजर का हलवा बनाने लगती है। तभी हर्ष आकर कहता है, दीदी, तुम्हारे घर में जैसा चलता है तुम वैसा ही करो ना। इतनी मेहनत मत करो, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन है। अरे तू रुक जाना भाई, तू भी इन लोगों की तरह करेगा क्या? भगवान किसी लड़की को ऐसा ससुराल ना दे। पर हर्ष उसी वक्त वहां से चला जाता है। अगले दिन सुमित घर आता है। सुमित को देखकर सब खुश हो जाते हैं। बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे, अच्छा हुआ तू आ गया, मन खुश हो गया मेरा। हाँ पापा, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही थी। मैंने तेरे लिए बहुत पैसे वाले घर की लड़की पसंद की है। इस बार तेरी सगाई करा दूंगा उससे। लड़की? और मेरे लिए? पापा, मैंने शादी कर ली है। आपको किसी लड़की को मेरे लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। कल ही मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ। मैंने सोचा पहले आप सबको बता दूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे लिए पहले से आप लोगों ने रिश्ता देख रखा है। नैना मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ देवर जी ने अपनी पसंद से शादी कर ली, वरना ये लोग तो फिर किसी लड़की को लेकर आते
और उसे अपने हाथों की कठपुतली बना लेते। सुमित नैना और अंजना के पैर छूता है। भाभी, आप अपनी देवरानी से मिलने के लिए उतावली नहीं हो क्या? उसके आने से आपको बहुत मदद हो जाएगी। बेटा लड़की तो मॉडर्न होगी नहीं? हाँ मम्मी, वो मेरे साथ ही पढ़ी है और साथ ही जॉब कर रही है। तुम दोनों उससे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, हमें तो सबकी खुशी में खुश होना ही पड़ता है बेटा। इधर राकेश अंदर ही अंदर आग बबूला होता रहता है, लेकिन सुमित से कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन नायरा सुमित के घर आती है और बहू के आने की खुशी में राकेश को अपनी इज्जत के लिए एक रिसेप्शन देना पड़ता है। रिसेप्शन में जहां नैना और अंजना सर पर पल्लू लिए खड़ी थी, वहीं नायरा बिना पल्लू के स्टेज पर खड़ी हो जाती है और सुमित से बातें करने लगती है। मम्मी जी, नायरा ने तो पल्लू तक नहीं लिया, ऊपर से इस तरह सबके सामने देवर जी से बातें कर रही है। अरे बहू तू जा, नायरा को धीरे धीरे समझा दे, उसे यहाँ के तौर तरीके पता नहीं है ना। जी मम्मी जी। अंजना के कहने से नैना तुरंत स्टेज पर जाकर नायरा को धीरे से कहती है, नायरा, तुम ना माथे पर पल्लू ले लो, वरना पापा जी देख लेंगे तो माहौल बहुत खराब हो जाएगा। क्यों भाभी, मैं कोई पल्लू वल्लू नहीं लेने वाली, मैं भी तो उनकी बेटी की तरह हूँ। अरे तुम समझ नहीं रही हो, इस घर में ना बस मर्दों की चलती है, हम औरतों की नहीं। चलती होगी, लेकिन अब से नहीं। मैं तो कहती हूँ आप और मम्मी जी भी अपना पल्लू हटा दो, हमें भी अपनी मर्जी से खुल के जीने का हक है। नायरा, लगता है देवर जी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं चली डांस करने भाभी, मैं तो कहती हूँ आप भी मुझे ज्वाइन करो, हम मजे करेंगे, जो होगा मैं देख लूंगी। नायरा और सुमित डीजे पर खूब थिरकते हैं। राकेश का तो खून गर्म हो जाता है और वो पार्टी खत्म होते ही नायरा पर चिल्ला कर कहता है, लगता है सारी तमीज मायके में ही रखाई है। बहुओं को किस तरह से रहना चाहिए पता नहीं है क्या? सुमित, कैसी लड़की उठाकर ले आया है तू, जिसको ये तक नहीं पता कि 4 लोगों के बीच माथे पर पल्लू रखना जरूरी होता है? तुझे क्या अपनी बीवी को कंट्रोल करना सिखाना होगा? पापा जी, क्यों करूं मैं ऐसे कंट्रोल? इसने क्या ही गलत किया? सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का। पापा जी, इज्जत बहू को दबाने में नहीं होती। मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे भी पल्लू में रहने को कहते? तू मुझसे जबानदारी मत कर, समझी? मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। सुमित और नायरा अपने कमरे में चले जाते हैं। सुमित, मैंने देखा मम्मी और भाभी पापा जी से बहुत डर के रहती है। पापा जी और भैया को तो सबक सिखाना होगा, खुद को पता नहीं क्या समझते दोनों, जैसे औरतों का कोई वजूद ही नहीं है। अरे मैडम, शांत हो जाइए। मैंने इसीलिए तो तुमसे शादी की ताकि तुम मेरे घर का तख्ता पलट कर दो, वरना पापा मेरी शादी किसी सीधी सादी भाभी की तरह लड़की से कर देते। आप देखो मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह नायरा अंजना और नैना के पसंद का नाश्ता बनाती है और अंजना से कहती है, मम्मी जी, आप और भाभी जी सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। नहीं बहू, सब मर्द खा लेते हैं ना, फिर हम तीनों एक साथ बैठकर खाएंगे। क्यों मम्मी जी, आप बैठो ना, मैं सबको खिलाकर खाऊंगी, बैठो। नायरा अंजना और नैना को खाने के टेबल पर सबके साथ बिठा देती है। राकेश नाश्ता देखकर कहता है, नाश्ता मुझसे पूछे बिना कैसे बन गया? हटाओ इस सबको, इन सब से पेट भरता है क्या? सुमित, तुमने अपनी पत्नी को इस घर के नियम नहीं बताया क्या, जो वो सब कुछ अपने मन से कर रही है? इतना ही उसे अपने मन का करना है तो अपने मायके में रहे, यहाँ नहीं। भैया, ऐसा नहीं है, वो माँ को बहुत दिनों से इडली खाने का मन कर रहा था तो आज नायरा ने उनकी पसंद का बना दिया। इस घर में मर्दों की पसंद चलती है, इडली से कोई पेट भरता है क्या? तुम भी औरतों की तरह बातें करने लगे। सुमित, तू भी औरतों की तरह घर पर ही रहना अब, क्योंकि तू उनकी तरह ही बातें करने लगा है। चल अंकुश, दुकान का वक्त हो रहा है। आते वक्त सुमित के लिए चूड़ियां भी लेते आना। अब यह भी इन औरतों की तरह बीच में बैठा रहेगा ना। अंकुश और राकेश बिना नाश्ता किए ही घर से चले जाते हैं। अंजना कहती है, बहू, मर्दों का घर से भूखे जाना सही नहीं होता, कल से तेरे पापा जी की पसंद का खाना ही बना देना। मम्मी जी, एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, हम औरतों की कीमत उन्हें भी समझ में आनी चाहिए। जब देखो औरतों को ताना देते रहते हैं। आप टेंशन ना लो और आराम से खाना खाओ। नायरा अब हर चीज़ में अपनी मनमानी करती है और हर जगह अंजना और नैना की पसंद को पहले रखती है। ये सब देखकर राकेश और अंकुश कहते हैं, औरतें बस यही कर सकती है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो घुटने में होती है। जो काम ये करती है वो काम काम वाली भी कर सकती है। सबकी सब अपने मायके चले जाओ, मैं काम वाली रख लूँगा। हाँ पापा जी, ये सही रहेगा।
काम वाली के रहने से हमें भी राहत हो जाएगी, वरना दिन भर कभी कपड़े आयरन करो, कभी खाना बनाओ, ये साफ सफाई तो सब कुछ सजा के रखना। हाँ, वैसे काम वालियों के हाथों का खाना खाना बहुत मुश्किल है लेकिन हम औरतों को तो आदत होती है ना किसी भी माहौल में डलने की, तो मैं तो कुछ भी खा लूंगी। बस, किसी ने ऊंची आवाज में मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं की है और यह मुझसे मुंह लगा रही है। सुमित, अपनी बीवी को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों औरतें मिलकर चुगलियां ही करना। सुमित और नायरा इतना कुछ सुनने के बाद घर से चले जाते हैं। अगले दिन नैना का फोन नायरा को जाता है। वो रोती हुई नायरा से कहती है, नायरा, वो तुम्हारे जेठ जी को जेल लेकर जा रहा है। अपनी दुकान में रेड बढ़ गई है। मुझे पता ये लोग जैसे भी है लेकिन टैक्स की हेरा फेरी नहीं करते। मैंने देवर जी से सुना है तुम सीए हो, कुछ करो ना नायरा। भाभी भाभी प्लीज आप रोना बंद करो, मैं आ रही हूँ घर पर। नायरा भागती हुई सुमित के घर आती है और अंजना से कहती है, मम्मी जी आपको पता होगा ना कि दुकान के सारे जरूरी पेपर कहाँ है? भाभी, हमारे पेपर तो सीए देखता है ना, वो कहाँ है? भैया, ये सब उसी का किया हुआ है। उसी ने बदला लेने के लिए ये सब किया है और खुद भाग गया है। अब चिंता मत करो, हम देख लेंगे। नायरा दुकान जाकर एक एक माल की एंट्री करती है और पूरी रात जगकर पेपर तैयार करती है। अगले दिन सुबह पहले सारे पेपर के साथ नायरा और सुमित जेल पहुंचते हैं और वहां एक पेपर बकायदा सबूत के साथ देखकर नायरा कहती है, आप अपने टैक्स ऑफिसर को बुलवाइए और फिर से पेपर देखने को कहिए। ओके मैडम। टैक्स ऑफिसर्स थोड़ी देर में आते हैं। नायरा उनसे बात करती है और सारे पेपर दिखाकर कहती है, ऑफिसर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमने एक एक चीज़ का टैक्स भरा है, बस हमारे सीए की लापरवाही के कारण कुछ पेपर इधर उधर हो गए थे। सब मैंने रेडी किए हैं, आप चेक कर लो। लेट मी चेक। ऑफिसर पेपर चेक करके अंकुश को छोड़ देता है। आप जैसी बहू जिस घर में हो उस घर की किस्मत तो चमकनी है। सब वापस घर चले जाते हैं। राकेश अंजना से कहता है, आज बहुओं और तुम्हारी पसंद से खाना बना लेना। औरतें मर्दों से ज़्यादा सहनशील होती है, जिसका हम मर्द गलत फ़ायदा उठाकर उस पर अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी वही औरत ज़रूरत पड़ने पर अपने घर वालों के लिए सबसे लड़ जाती है। नायरा बहू ने मेरी आंखें खोल दी। राकेश अंजना को पहली बार गले लगाता है और अब अंजना का घर मर्दों के नहीं औरतों की मर्जी से चलने लगता है।